का सेशन लाइट ऑफ भागवता सीरीज को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज श्रृंखला शुरू रख रहे हैं लाइट ऑफ भागवत की। लाइट ऑफ भागवत, ये भागवत में सुंदर वर्णन किया हुआ वर्षा ऋतु के बारे में बहुत अच्छा वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। और इसमें भी बहुत सारे जो तथ्य हैं वो श्रील प्रभुपाद जी उसको अच्छी तरह से प्रकट कर रहे हैं। उसको एक मानवता के लिए एक दृष्टिकोण और मार्गदर्शन सब कुछ है इसमें। किस प्रकार से हमें जीवन को जीना चाहिए और क्यों वो जीवन ऐसा जीवन जीना चाहिए। और ये सारे चीज़ प्रकृति से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए प्रकृति से सीखना बहुत हमारे शास्त्र में बहुत पहले से ये रखा रही है। सारे के सारे ग्रंथ जो है, सारे के सारे जो हमारे शास्त्र है लिखे गए, ये कोई बंद घर में या कोई एकांत में क्या कहेंगे कि कोई ना कोई बड़े बड़े शहरों में ये नहीं लिखे गए। ये कहाँ लिखे गए? ये वन में लिखे गए, पर्वतों पे लिखे गए। वेद व्यास ने हिमालय में बद्री विशाल पर्वत की गुफाओं में, बाकी सारे ऋषि जो थे वो सारे वन यहाँ की प्रकृति के सुंदर और अनटच्ड नेचर, अनइंटरफियर। तो जब जितना व्यक्ति प्रकृति से समीप में रहता है, जितना व्यक्ति प्रकृति से ही ट्यून रहता है, उतना उसके विचार भी स्वाभाविक होने लगता है। जो स्वभाव है प्रकृति अर्थात स्वभाव। स्वभाव का अर्थ है कि जो प्राकृतिक रूप से आपके साथ है और जो सहज तरीके से आपके साथ है वो आपकी प्रकृति अथवा आपके लिए अनुकूल वातावरण है। अनुकूल वातावरण का अर्थ ये है कि मनुष्य जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहायता के रूप में बहुत सारे अनुकूल वस्तु लगती है, अनुकूल स्थिति लगती है। वो स्थिति को निर्मित रखना, उसको बनाए रखना, उसको सहजता से उसको करना, ये मनुष्य जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। क्योंकि इसी से व्यक्ति अपने जीवन में आगे प्रगति करता है। प्रकृति से प्रगति, ये जो कोई व्यक्ति करता है प्रकृति से प्रगति, वो प्रगति शाश्वत रहती है। क्योंकि प्रकृति शाश्वत है, प्रकृति के नियम शाश्वत है। अगर हम वो नियम का उल्लंघन करते हैं, हम वो नियम से पथभ्रष्ट हो जाते हैं, हम वो मार्ग से विमुख हो जाते हैं, तो हम व्यक्तिगत रूप से अपने आप से विमुख हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि आध्यात्म करना ये व्यक्तिगत लाभ का कार्य है या व्यक्तिगत मोक्ष के कार्य है। व्यक्तिगत मोक्ष तो इसमें है ही, परंतु सामाजिक संतुलन और प्राकृतिक उसका उन्मूलन, ये उसमें स्वाभाविक रूप से उसके साथ बना हुआ है। इसलिए पर्सनल इमेंसिपेशन और पर्सनल डेवलपमेंट, the balance of harmony and balance and harmony in society, as well as the harmony and the cooperation in the universe, is very fairly maintained by following these principles. क्या principles है प्रभुपाद जी आप सुंदर बताते हैं।
वर्षा ऋतु होती है, आपने बहुत कुछ देखा होगा। वर्षा ऋतु से बहुत बाढ़ आई, बहुत नुकसान हुए, बहुत लोगों की जानें गई, बहुत लोगों के जीवन के सारे जो उनके सेविंग्स थे, वो सारे समाप्त हो गए। सारे कई लोगों के घरें पुनर्निर्माण करने की स्थिति में आ चुके हैं। ये बहुत कहते हैं ना इसको, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ कंसर्न। ये ऐसा नहीं है कि वर्षा, अतिवृष्टि और अनावृष्टि, प्रभुपाद जी कहते थे हमेशा कि अतिवृष्टि का अर्थ है कि एक्सेस रेन, एंड अनावृष्टि का अर्थ है कि वेरी स्कैर्स रेन्स। ये दोनों समाज में तब होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप होता है, प्रकृति का एक प्रकार से रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है। और वो रिस्पॉन्स इसलिए है कि मानव जाति ने अपने अधिकार और अपने ही अपने अपने उत्तरदायित्व का उल्लंघन किया है। अपने जो कार्य होने चाहिए, प्रकृति के अनुकूल होने चाहिए, प्रकृति के विपरीत कार्य किए। इसलिए जब ये सुंदर वर्णन आया कि हमने पहले देखा कि कैसे व्यक्ति कुछ समय के लिए अगर वर्षा होती तो सब कुछ हरा लगता है, सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। परंतु देखेंगे तो कुछ जगह पे ऐसा नहीं हुआ है। कुछ जगह पे प्रकृति बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन कुछ जगह पे प्रकृति बहुत विकृत भी लग रही है। ये एक वर्णन वृंदावन में कभी हुआ नहीं, ऐसे वर्णन यहाँ पे नहीं है। क्योंकि वृंदावन में कभी भी कृष्ण की भूमि पे कभी भी प्रकृति का उल्लंघन नहीं हुआ है। जहाँ पे प्रकृति का उल्लंघन हुआ है, प्रकृति का शोषण हुआ है, वहाँ पे प्रकृति ने अपना परिणाम दिखाया, अपना प्रकोप दिखाया है। इसलिए जिस प्रकार से हम देखें ये महामारी आई या महामारी बनाई गई या महामारी लग रही है हमें, बहुत लोग परेशान हैं। 1.5-2 साल से जो परेशानी लोग झेल रहे हैं, आर्थिक झेल रहे हैं, सामाजिक झेल रहे हैं, ये सारे एक सारे जो हो रहा है हमारे आसपास में, वो एक समझने के लिए बहुत एक उदाहरण है हमारे लिए कि ये एक साथ में मानवता को क्यों मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है क्योंकि मानवता का कुछ साथ में, या फिर इट इज़ अ कलेक्टिव रिएक्शन। इसलिए इसमें जो रिएक्शन हुआ है वो सबके लिए है। परंतु अगला जो अगली जो संपदा सॉरी अगली जो संकट आएगा, अगली जो संकट आएगा, अगला जो संकट आएगा, वो इतना सरल नहीं रहेगा। इट विल बी मच मोर कॉम्प्लेक्स, इट विल बी मच मोर डिवास्टेटिंग, because the nature is going to react for all the years of its exploitation, all the centuries of exploitation. Industries are good, but industrialization is very detrimental. ये हम आज के वर्णन में, आज के कुछ श्लोकों में इसका वर्णन आने वाला है, तो हम ये आज वर्णन देंगे। परंतु भागवत में लिखा गया है कि जब संध्या काल होती है वर्षा ऋतु में, तो आपको सभी को कुछ याद है कि वर्षा ऋतु में संध्या काल होती है तो क्या दिखता है ऊपर सूरज में, आसमान में क्या दिखता है, आकाश में क्या दिखता है? आकाश में रेनबो दिखता है, इंद्रधनुष। रेनबो। कभी सूरज होगा तब, सूर्यास्त के समय में क्या होगा? सूर्यास्त के समय में अंधकार होगा, बादल है तो क्या दिखेगा? तारे दिखेंगे? तारे नहीं दिखेंगे। अगर वास्तव में हमने क्या देखा, हमारे घर में इतनी बिजली है, हमारे घर में ऊर्जा है, तो हम बाहर की जो रोशनी है, प्रकाश है, उसका तो हमें अंदाजा होता ही नहीं कि बाहर कितनी रोशनी होती है। ये उसके लिए होता है कि जिसको पता है कि अंदर अंधकार है, तो बाहर से रोशनी आ रही कि नहीं आ रही। तो जब हम देखते हैं कि अरे हमें रोशनी ही नहीं है, तो हम रोशनी के लिए ढूंढते हैं। जब व्यक्ति अंधकार में होता है तब उसको सूरज की तरफ या फिर जो प्रकाश होता है उसको तमोसो मां ज्योतिर्गमय, तमस के स्थिति में जब हम प्रकाश के पास जाते हैं, प्रकाश के ढूंढने के लिए जाते हैं,
वो ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ ये नहीं है कि हम अंदर बैठे बैठे रहे और प्रकाश में हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन प्रकाश बाहर क्या है, सूरज क्या है, सूरज का ताप क्या है, चंद्रमा का प्रकाश जो है, चंद्रमा का सौम्य प्रकाश है वो क्या है, तारे जो है उसके प्रकाश क्या है, इसके बारे में नहीं पता है। इसलिए जिस व्यक्ति को कृष्ण भावना में रहना है उस व्यक्ति को प्रकृति का प्रेमी बनना आवश्यक है, क्योंकि वास्तव में कृष्ण की मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये मेरी प्रकृति है, कृष्ण कह रहे हैं, ये मेरी है क्योंकि ये कृष्ण ही है। कृष्ण ये कह रहे कि मैं, जब वो भगवान विराट रूप दिखा रहे, वो सारे के सारे प्रकृति के सारे जो अंग हैं वो सब प्रकृति भगवान के ही अलग अलग उसके पहलू हैं। तो कोई व्यक्ति जब देखता है कि अंधकार के समय में, अब एक्चुअली समझ लीजिए कि आपके घर में प्रकाश नहीं है, अंधकार है, संध्या काल में कहीं ना कहीं जैसे ही देखते हैं ऊपर चंद्रमा का प्रकाश ढूंढते हैं, तारों का प्रकाश ढूंढते हैं, गांव में ऐसा करते हैं। तो अ, वर्षा ऋतु में और एक स्थिति हो जाती है निर्माण, आपको प्रकाश धरती पे दिखता है, धरती में से निकला हुआ प्रकाश दिखता है, किसको पता है कि कौन सा प्रकाश है? उसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? ग्लोबम्स। कौन से, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, किसको याद है? जो नहीं आते वो चमकते हुए कुछ जुगनू। जुगनू, जुगनू बोलते हैं उसको जी, जुगनू जैसे जो जो जगमगाते हैं जुगनू। आपको लगता है कि वहां से बहुत प्रकाश आ रहा है, और आता भी है, वो प्रकाश में एक कीड़ा है, वो कीड़ा जिससे प्रकाश निकलता है। तो ये कब आते हैं? ये केवल वर्षा ऋतु में आते हैं। इसलिए ये सीख जो जुगनू से सीख हम लोग सीख सकते हैं, वो केवल वर्षा ऋतु में ही सीख सकते हैं। और ये वर्षा ऋतु में तब सीख सकते हैं जब हम बाहर जाते हैं, घर में अंधेरा है, सब जगह अंधेरा है, और केवल आप अंधेरे में आप जुगनू देख सकते हैं, अथवा जुगनू सब जगह में है यहाँ पे, परंतु सब जगह प्रकाश है, आर्टिफिशियल लाइट है, तो आपको जुगनू नहीं पता चलेंगे क्या। सो आर्टिफिशियल डेवलपमेंट maybe has its own comforts but has its own disadvantages and compromises also. ये हमारा कॉम्प्रोमाइज है। क्या कॉम्प्रोमाइज है? कि कलयुग की स्थिति ऐसा है कि जो व्यक्ति तारे और चंद्रमा को छोड़ के संध्या काल में जब आवश्यकता होती है मार्गदर्शन के लिए, तो जुगनू के पास जाता है दृष्टि प्राप्त करने के लिए, मार्ग प्राप्त करने के लिए, क्योंकि प्रकाश वहां से आ रहा है। सो कलयुग की स्थिति को प्रभुपाद जी ने कंपेयर किया है to a person seeking light from a glowworm to guide the person. वो ऊपर नहीं देख रहा है, तारे चंद्रमा नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, कुछ समय के लिए वहां पे बादलों ने तारों और चंद्रमा का प्रकाश को ढक के रखा है। इसलिए कौन प्रोमिनेंट हो गया यहाँ पे? कौन कौन यहाँ पे विशेष विशेष रूप से आ गए? जुगनू, जो मार्गदर्शक थे इतने विशाल और इतने जो सदियों से और कालों काल से कर रहे हैं, थोड़े समय ढकने से जुगनू बड़े प्रकाशमय बन जा रहे हैं, और व्यक्ति इनके इनके मार्गदर्शन से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसको कहते हैं कि फॉलोइंग द path shown by pseudo teachers. सूडो का अर्थ है कि लगते हैं, जैसे पूतना आई, उनको गुरु का दर्शन ठाकुर कहते हैं कि गुरु की तरह जो फॉल्स गुरुज हैं उसकी तरह आई वो, कि आई वो प्रेम देने के लिए, बांटने के लिए, परंतु विष था। उसी प्रकार से इसमें बहुत जुगनू में प्रकाश छोटा ही होता है, परंतु जो व्यक्ति सोचता है नहीं यहाँ से ऊर्जा निकल, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है,
तो ये कौन है? ये अलग अलग प्रकार के मार्गदर्शक जो बनते हैं, लोग कहते हैं वो, जो अपने जीवन में कुछ खुशहाली के लिए, कुछ संपदा के लिए, कुछ शांति के लिए कोई ना कोई कहते हैं ना टेम्पररी सॉल्यूशंस जो प्रदान करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति शाश्वत मार्गदर्शन के सारे मार्ग को अ, की जो पूरी पूरी परंपरा है उससे वो छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वन शुड नॉट बिकम कैरिड अवे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तर्क निकाले हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के चिंतन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग दृष्टिकोण दिए हैं। ये समय में 1.5-2 साल में हम देखा जा रहा है कि हमने बहुत सारे मतों का, रोज हम मत सुनते हैं। ये कौन सा मत है? जो मत हमेशा बदलने वाला है, जो मत सत्य में आधारित नहीं। आज कहेंगे कि ये करोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, ये आप करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। आप ये 1 साल पहले कुछ ऐसी स्थिति थी कि जी आप अभी ये बस होने वाला है, ये समाप्त होने वाला है, ये सब आपको यही करना है, अब इतना कुछ करोगे तो आप हो जाएगा। लेकिन अभी इतना करोगे तो कम से कम अभी इतना कम होगा अभी आपको। और धीरे धीरे ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं अभी तो कम भी नहीं होगा, अभी होगा। और होगा तो और अब और कुछ सोच रहे कि ये हो रहा है तो हमें और कुछ नया करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको और एक आशा दी जाएगी कि आप ये कीजिए, आपको और लाभ होगा, हमारा मार्गदर्शन किया जाएगा। मनुष्य जीवन में भगवान ने प्रकृति के हिसाब से व्यक्ति को सारे साधन दिए हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने समाज को स्वस्थ रखने के लिए, प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए। जितना हम प्रकृति से दूर जाएंगे और उससे साधन प्राप्त करेंगे अप्राकृतिक रूप से, उतनी ही प्रकृति और प्रकृति के प्रकोप से हम परेशान हो जाएंगे। The more we derive the solutions, neglecting nature, the more the solution becomes problems, conflicting nature. And therefore, Krishna says, one should not become carried away by these glowworms. इसलिए कहा जाता है, बाद में बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है कि बाद में और कुछ सुनाई देता है। आपको अगर याद है, अगर आप गांव में रहे हो और गांव में कभी लाइट जाती है तो आप क्या सुनते हो? संध्या काल में किसकी आवाज आना शुरू हो जाती है? किसी को के समय पे कीड़ों की आवाज आती है, कीड़ों की आवाज आती है, और मेंढक मेंढक की आवाज आती है। बड़ा शार्प आवाज आता है मेंढकों का जो गाँव में। शायद प्रवीण प्रभु गाँव से ही बात कर रहे हैं। प्रवीण प्रभु आप गाँव में हैं? हाँ हाँ, तभी आपको सुनाई दे रहा है सब कुछ। यहाँ पे यहाँ चिड़िया पक्षी मेंढक सब हैं। सब सब सारे 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 समाज में जो भी पशु पक्षी है, सभी का संबंध रहता है अगर गांव में रहते हैं। तो गांव प्रकृति में रहता है और प्रकृति कृष्ण में रहती है। इसलिए तो क्या कहा जा रहा है? ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ द टॉर्रेंशियल रेन, जैसे वर्षा आती है तो सबसे पहले मेंढक बाहर आते हैं और वो अपनी आवाज करना शुरू करते हैं। तो उसको कहते हैं दिस इज एग्जैक्टली लाइक द ब्रह्मचारीज हु चैंट द वैदिक हिम्स बाय द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरुकुल में बच्चों को आदेश देते हैं कि अभी समय हो गया संध्या का, अभी प्रार्थना का समय हो गया। और साथ में जब समूह प्रार्थना होती है, समूह गान होता है, समूह श्लोक का पठन होता है, तो आपको लगता है कि क्या ध्वनि है, ऑर्डर आता है। उसी प्रकार से उसको कहा गया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसे बहुत सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं इसमें। ये प्रकृति का एक अच्छा एक वर्णन है। परंतु दृष्टिकोण क्या दिया प्रभुपाद जी ने? उन्होंने कहा कि अरे
जिस प्रकार से आपको पता चलता है कि वर्षा ऋतु इज द मोस्ट डिफिकल्ट सीजन, प्रकृति का सबसे ज्यादा कठिन। अगर आप अगर चलो यहाँ पे भी रहते तो भी थोड़ी कठिनाई तो होती है, पानी तो जमता ही है सड़कों पे, कठिन तो होता ही है। कहीं ना कहीं मुंबई में तो कठिन होता ही है, कहीं और कहीं ना हो। परंतु जो गांव में रहते हैं, जो प्रकृति के साथ में रहते हैं, वहां पे भी कठिनाइयां होती है। इट इज द डिफिकल्ट सीजन बट इट इज द मोस्ट एसेंशियल सीजन। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि इन दिस एज ऑफ गॉडली सिविलाइजेशन, जहाँ पे सारे समूह, सारे संत समूह अपने अपने मठों में, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने गुफाओं में, अपने अपने ध्यान के स्थान में जैसे बाहर आना चाहिए, जिस प्रकार से कलयुग में इतने घोर प्रकार का अंधकार छाया, सबको बाहर आना है संतों को। और क्या करना है? संतों को बाहर आके भगवत तत्व की वाणी, समाज के उपयोगी, समाज के अनुकूल, प्रकृति के आधार पे इस प्रकार से उसको बेधड़क प्रचार करना चाहिए। The frogs come out. Similarly, the saints should come out from their deep meditation in their own sadhana, emancipation, and come out in the public people and proudly present the message of Bhagavad. और इसके लिए द वार्निंग इज रियली देयर। अगर हम सारे लोग साथ में आके इकट्ठा रूप से आके समाज के सामने भगवत तत्व को नहीं रखेंगे तो ये जो देखा ना हमने जुगनू, वो जुगनू के मार्गदर्शन पे लोग चलेंगे। इसलिए कहा गया है कि वन शुड फील द कंपैशन। जैसे ही भगवत तत्व को समझते हैं हम, जिस प्रकार से हम भगवत तत्व समझते हैं, उसको प्रचार करने का जो साहस है, वो साहस सामने आके समाज में आके उसको प्रस्तुत करना है एज अ प्रॉपर structured message with structure and organization. One should not come out unprepared. इसलिए कहा गया है कि जो छोटे छोटे जो रिवुलेट्स का अर्थ है कि पानी के छोटे छोटे कैनल्स बनते हैं, पानी के छोटे छोटे झरे बनते हैं, वो जो सूख जाते हैं, बहुत छोटे छोटे जो रिवर्स नदियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं, छोटी छोटी नदियों के जो संगम में जाते हैं, नदियों के साथ संगम में मिलते हैं, ऐसे जो धाराएं हैं, जल धाराएं, ये जल धाराएं जो सूख चुकी होती है मई और जून के सीजन में के समय में, वो अचानक पानी से भर भर के बाहर निकलने लगते हैं, वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। क्योंकि उनकी वो छोटे नहीं होते, उसका धारण करने वाले जो धाराएं होती है वो बहुत कम छोटी होती, ज़्यादा शैलो, गहरी नहीं होती ज़्यादा, वो सडनली ओवरफ्लो हो जाती है। तो प्रभुपाद जी क्या करें? वन शुड लर्न ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब गंभीरता, गंभीरता समझनी चाहिए जो नदी में है, धारा में है और सागर में, समुद्र में। समुद्र क्योंकि गंभीर है, इसलिए अपने गंभीर है, डीप है, कहते हैं ना इट्स डीप, इसलिए उसमें स्थिरता है, उसमें शांति है, उसमें बहुत उथल पुथल नहीं है। और जो नदी होती है उसमें बहुत उथल पुथल होने लगता है। और जो छोटी धारा है ये तो ओवरफ्लो हो रही है, तुरंत कुछ भी हो गया ये ओवरफ्लो जाती है, कुछ हो गया तो सूख जाती है, क्योंकि उसमें गहराई नहीं है, ये शैलो है। इसलिए कहा जाता है कि एक एक तो ये सीखने को मिलता है कि जब हमारे पास जल होता है, जब धाराओं में जल होता है, तो उसको बहने नहीं देना चाहिए। वो बह गया क्योंकि बहुत है जल, तो जैसे ही समय समाप्त हो जाएगा तो
जल विहीन हो जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए बिकॉज इट इज रेनिंग doesn't mean that we should expend it. We should cultivate the depth. इसलिए भारत की संस्कृति में हमेशा सेविंग्स, बचत का कल्चर की संस्कृति थी। बचत किस लिए? थोड़ा थोड़ा करके बचत करने का विधान है हमारे सारे भारतीय परिवार। जबकि विदेशों के इसमें आप देखते हैं, अरे वाह, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब क्रेडिट कार्ड पे जी रहे, सब क्रेडिट पे जी रहे। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि अरे जो गांव में जो काम करते हैं वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो सिर्फ देखते नहीं कि अगले दिन में क्या होगा, अगले दिन का अगले दिन देखेंगे। उसी प्रकार का जीवन एक्स्ट्रावेगेंस में विदेश या फिर पाश्चात्य समाज के लोग उस प्रकार के जीते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, शरीर के साथ में जो हमारे पास सारी जो योग्यता हमको मिली है, जो बल प्राप्त हुआ है, उसको जब हम युवक है, जब हमारे में शक्ति है, उसको ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए। हाँ, जस्ट बिकॉज वी आर वेरी यंग और वेरी केपेबल, सो नाउ विल एक्सपेंड दैट। हम उसको सेंशियस कार्य में, मतलब जो केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्य में, उसको बस वी आर हेल्दी एंड यंग, वी शुड एंजॉय नाउ। तो बहुत सुंदर वर्णन दिया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद के मानवता के पास दो प्रकार के स्वभाव होता है। एक होता है एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब कहते हैं ना कि आप बेधड़क ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। एक्स्ट्रावेगेंस जो करो, रॉयल किंग साइज जियो आराम से। बाद में फिर जेल साइज में आप कैद भी हो जाओ, उसके बाद में किंग साइज के बाद में। बट वन इज एक्स्ट्रावेगेंस, अनदर इज इंट्रोस्पेक्टिव। दो प्रकार के लोग होते हैं, और जो बहुत ही अपने आप में इंडल्ज करते हैं ये सारे सेंशियसनेस में, जब पानी का प्रभाव होता है, दे वांट टू एंजॉय, दे आर एब्सोल्युटली asleep to introspection। इसलिए जो इंट्रोस्पेक्शन व्यक्ति रहता है वो देखता है सत असत में क्या अंतर है। वो सत्य में इन्वेस्ट करता है अपने सारे रिसोर्सेज को, वो असत में कम से कम इन्वेस्टमेंट करता है। व्यक्ति अपने घरों को बहुत सुंदर रखते हैं, अपने घर में फर्नीचर को अच्छा तरह से रखते हैं, मतलब अच्छा रखना तो बहुत बहुत अच्छी बात है, परंतु उसमें इन्वेस्ट करना, अरे ये अभी ये पर्दे अभी बहुत पुराने लग रहे हैं, फैशन में नहीं लग रहे हैं, इसे कुछ चेंज कर रहे हैं। या फिर कोई भी स्थिति, कुछ भी जो चल रहा हो, उसको कहना कि नहीं अभी बस बिल उठ गया, इसको चेंज करते हैं। So Srila Prabhupada used to say to his disciples that they always like to be a little extravagant being in Western civilization. So Prabhupada used to teach them economics in terms of documenting expenses and writing down to the penny. एक प्रभुपाद ने पोस्टल स्टैम्प जो था उसका भी हिसाब किताब रखे, तो जो अनयूज पोस्टल स्टैम्प है उसको निकाल के उसको फिर उस उपयोग करना चाहिए। ये थ्रिफ्ट है जो समझाना है। ये कोई it is not to be considered as miserly attitude, it is to be considered as intelligent introspection and far-fetched visionary attitude। इसलिए भौतिक संसार में धारा, नदी और समुद्र से ये सीखना है कि जब सही समय पे आपके पास सब कुछ आता है तो उसको सेव करना है, इन्वेस्ट करना है इन सत, और जो असत का है उसको मिनिमम लेवल पे उसको मेंटेन रखना। What does that mean? It means everything that in प्रकृति is of limited use। आज की तारीख में तो ज़्यादा ही, पहले तो प्रकृति में जो आता था वो लिमिटेड ही आता था। अभी हमने क्या किया है, हम क्रिश्चियन वर्ल्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है कि गॉड हैज गिवन मैन डोमिनियन ओवर नेचर, उसको प्रकृति के ऊपर बिठा दिया।
तो प्रकृति को उठा दिया तो उसका शोषण करना है, क्योंकि उसको 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 फैसिलिटी दे दी, उसको डोमिनेंट दे दिया कि आप प्रकृति के कंट्रोलर हो। रिलीजन और सुडो रिलीजन विच प्लेसेस मैन above nature or control over nature has dangerous consequences. इसलिए वो जाके प्रकृति की गहराई में खोद के तेल निकाल रहे, खनिज उत्पादन कर रहे हैं, माइन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? पहले की प्रकृति क्या, पहले की व्यवस्था, इकोनॉमिक्स क्या था? दैट वाज इकोनॉमिक्स ऑफ मैन, मतलब मैनकाइंड। अब भी इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रोल हो चुका है, पहले इकोनॉमिक्स ऑफ कोऑपरेशन था। प्रकृति के साथ में जो कोऑपरेट करके होता था उससे उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता था। उससे हमारी बेसिक असत वाले जो भी नेसेसिटीज के कार्यक्रम थे उसको मेंटेन करते हुए मिनिमम लेवल पे इंट्रोस्पेक्शन के लिए ज़्यादा समय निकालना, ज़्यादा एनर्जी और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करना। अभी क्या हो गया, असत के कार्यक्रम में हम इन्वेस्टमेंट करिए जा रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट इतना एक्सप्लॉयटेशन में बढ़ रहा है कि वो एक्सप्लॉयटेशन को मेंटेन रखने के लिए, वो जो उससे प्रॉफिट आ रहा है उसको मेंटेन रखने के लिए हमें और इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है असत में। हमारे आर्थिक कार्य अभी पहले 8 घंटे, फिर 10 घंटे, फिर 12 घंटे, फिर 14 घंटे दिन के जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन असत और इन्वेस्टमेंट ऑफ अ टाइम टू gain resources which will be ultimately invested in asset only. EMI, ये लोन, वो कार, इसके खर्चे, घर के खर्चे, घर के ही खर्चे। अगर आप बैठ के इकोनॉमिक्स निकालेंगे तो घर के खर्चे, बॉम्बे में रहने वाले लोग के लिए एक मीडियम जो हम सब भी सोचते हैं 20-25 हज़ार से शुरू होता है। There is a threshold limit. Some people who don't have that capacity are looking to uh, upgrade to that level. The race is in the direction of asat and extravagance, not in the side of sat and introspection. And therefore, it is said that economy first was with nature. So how was economy? Economics was on cow and bullocks, बैल। आपका सारा ट्रांसपोर्टेशन बैल करता था, आपका सारा कमर्शलाइजेशन और जो भी ट्रेड होता था वो बैल करता था। भारत में वो पाश्चात्य देश में हॉर्स इकोनॉमी चलती थी, उसके बाद हॉर्स पावर। एचपी का टर्म कहाँ से आया? 1 HP, 2 HP हम बोलते हैं, या फिर 13 इतना HP का पावर, हॉर्स पावर बोलते उसको, हॉर्स पावर। भारत में वो हॉर्स नहीं था, भारत में बुलक था, तो इट वॉज BP, वॉज बुल पावर। बुल पावर में क्या क्या था? हॉर्स पावर से कोई बेनिफिट नहीं था, एक्स्ट्रा एडेड इंसेंटिव्स, क्योंकि हॉर्स डंग में जो घोड़ा का जो 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 उसका मल है उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं था। यहाँ बुल का जो डंग है, उसका जो गोबर है, उससे जमीन में एनरिचमेंट होता था, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती थी। असत was limited, but it created more value for sat. भारत में देखा जाए तो slowly that horse power and bull power converted to coal power. इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। कहाँ निकाला? जमीन में जमा हुआ, वृक्षों ने बनाया हुआ इतनी सारे खनिज, इतना सारा शक्ति। It was energy. Economics was simply management of energy for exploitation and creating more goods for capitalism. हम मास मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम लोगों को बहुत कुछ देंगे, सब लोग एक साथ कंज्यूम करेंगे, हम लोग को बताएंगे कि असत is so glitterous, so glamorous, buy them. So we will produce them, and because we produce them with machines other than human beings,
we will be able to make more profits. So it was the economics of profits over humankind, and profit for whom? Very few human beings. इसलिए they replace horse power, bull power with coal power. Now from coal power, they are saying it is not sustainable. Therefore, they have struck oil. Now ऑयल पावर चला. ऑयल जब ऑयल पावर चला तब आपने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, बिकॉज ऑयल कहाँ पे, वहां पे वॉर शुरू होंगे. अफगानिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत, सारे लीबिया, ये सारे के सारे वॉर्स कहाँ पे हो रहे, जहाँ पे तेल है. असत का डिस्ट्रक्शन कितना हो सकता है. आज हम सब कुछ देखते हैं, ऑयल के ऊपर निर्भर है, ऑयल महंगा हो गया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, ऑयल. ये एक दृष्टिकोण इसलिए दे रहे हैं जिससे कि समझ में आएगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुंचे, हम दूर कितने हैं इंट्रोस्पेक्शन से. आज वो इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी लोग बोलते हैं कितना प्रैक्टिकल नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन नहीं मत करो. आप इतना कुछ सुना रहे हैं, ये प्रैक्टिकली नहीं, तो उसका चर्चा करने का क्या अर्थ है. तो पहले लोग इम्प्रैक्टिकल थे, अभी लोग प्रैक्टिकल हो चुके हैं. और पहले अगर इम्प्रैक्टिकल थे तो लोग अच्छा खाना, अच्छा जीवन शैली, सत्य में ज़्यादा इन्वेस्ट होना, टाइम होना, वो सारे बेनिफिट्स थे. देयरफॉर इट इज एक्सप्लेन हियर कि बुल पावर से कोल पावर, ऑयल, कोल पावर से ऑयल पावर से कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स, कंट्रोल ऑफ ऑयल. और ये सारे क्या है, एक्सपेंडेबल एसेट्स हैं. प्रकृति ने कहा कि ये जमीन के नीचे वाले जो होते हैं वो आसुरिक शक्ति है. इट इज कॉल्ड एविल एनर्जी. ये राक्षसी ऊर्जा है. इसको जितना आप उपयोग करोगे उसका परिणाम राक्षसी प्रभावित होगा, राक्षसी परिणाम होंगे उसके. इसलिए जबकि ऑयल पावर से अभी कहा जा रहा है सोलर पावर जा रहा है, सूरज से निकालने वाला शक्ति चलाएगा मशीन सूरज से. परंतु सूरज से, न्यूक्लियर एनर्जी से, ये सारे की सारी शक्तियों से सत्य में इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं हो रहा है. प्रभुपाद को एक बार पूछा गया, प्रभुपाद जी हम, आप बोल रहे कि गाय या बैल को यूज कीजिए, आज इतने सारे गाय कत्ल खाने में जा रहे हैं, बैल जा रहे हैं कत्ल खाने में, क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम डीपी टू सीपी टू ओपी टू एसपी एंड नाउ टू एनपी, न्यूक्लियर पावर. Therefore, the more we go away from the Vedic ideals, the Vedic economy was connected with spirituality because economy was meant for spiritual development. Now, economic development and spiritual development are going against each other because one is following the Asuri principle and spirituality is following the Vedic principle. The more we include economics within nature, within Prakriti, within our Swabhav, within Adhyatma, that circle of economy will be complete. इसलिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है कि पहले के ज़माने में एक विधि क्या था, ट्रैक्टर लेके आए हम लोग. आज गाँव में ट्रैक्टर बैल नहीं है. हाँ, प्रभुपाद जी को पूछा गया, तो मैं वो समझता था. प्रभुपाद जी को पूछा गया, प्रभुपाद जी ये सारे लोग गाड़ी है उनके पास, सब गाड़ी से पहुंच जाते हैं, हमें अपना सामान शहर में बेचना है तो हम लेट हो जाते हैं क्योंकि हम बैल से लेके जाने का आपने बोला है. प्रभुपाद insisted all the transport should be by bullock carts. There should not be solar powered, nor nuclear powered, nor battery powered vehicles in farms where devotees are cultivating themselves. No machines, bull powered. तो devotee ने कहा कि हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे. प्रभुपाद ने कहा नो प्रॉब्लम, यू स्टार्ट
the previous night or the previous evening. You might spend more time transporting that extra surplus trade by bull power, but in doing that, you are increasing Daivi Sampat. You are saving Daivi Sampat, you are increasing Daivi Sampat, you are saving the bull from slaughter, because bull represents dharma. The more we engage in Asuri economy, we are by default killing the pillars of dharma in our economic system. तो ये इसलिए प्रभुपाद जी आगे वर्णन करने वाले हैं इसका. The colorful greenery of the newly grown grass, the seasonal flowers, the frogs, umbrellas, and the butterflies, and the variegatedness of the leaves and perfectly represents a well-to-do family absorbed in vanity over the personal assets. ये सारा चीज ऐसा सुंदर दिखता है ना, वो एक परिवार होता है जिसके पास भी बहुत कुछ सामग्रियां हैं, उसको श्रृंगार करके, उसको सटा के, उसको घर में लोग को कहा जाता है कि come and see my home. My home is so beautiful. There is carpet. There is come. ये यहाँ से आया है, वो वहाँ से आया है, ये हम लोग वहाँ से लेके आए, हम यहाँ से लेके आए. The more we bring our home, more we make our more multicultural, global. These are all vanity. Vanity मतलब जो दिखावा है, जो व्यर्थ है, व्यर्थ दिखावा. In short, क्या बोलते हैं लेडीज लोग को क्या बोलते हैं ना, वैनिटी पर्स. ऐसे बोलते हैं कुछ, समीना मतरी को पता होगा, फैशन में क्या बोलते हैं, वैनिटी पर्स. वैनिटी बैग क्या बोलते हैं, लेडीज लोग का पर्स को वैनिटी बैग बोलते हैं, क्योंकि उसमें सारे सामान भरे रहते हैं जो श्रृंगार के लिए होते हैं, जो असत है, जो थोड़े समय के बाद नष्ट होने वाले. वैनिटी बैग बोला जाता है उसको. प्रॉपर लिखते हैं उसमें इन एब्जॉर्ब इन वैनिटी. वैनिटी का अर्थ निकालने के बाद पता चलेगा कि वैनिटी का अर्थ ही आता है वेन. वेन मतलब व्यर्थ इंग्लिश में. इसलिए प्रॉपर बोलते हैं कि ग्रीन पैडी फील्ड्स आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल. वो एक जो 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 किसान है, जो कृषि करता है, उससे बहुत आनंद लेता है कि हरा भरा खेत है. परंतु जो ट्रेडर होता है, जो मिडिल मैन होता है, उसके बाद दुख होता है कि अरे ये टाइम इनका अच्छा प्रोडक्शन आया है, हमें इनको निचोड़ने के लिए, इनको शोषण करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं. इसलिए it is said with good rains the farmer's business in agriculture flourishes. प्रॉपर बोलते हैं agriculture is the noblest profession. It makes the society happy, healthy, wealthy, honest and spiritually advanced a better life after death. आप देखिए प्रभुपाद जी क्लियरली लिख रहे हैं which profession is the best. बड़ा नेक है, इसमें कम से कम हिंसा है, सबसे ज्यादा परोपकारी जो है वो है एग्रीकल्चर. इसलिए किसानों की भी पूजा होती है हमारे शास्त्रों में. द वैश्य कम्युनिटी टेक दिस प्रोफेशन. Vaishyas are natural agriculturists, protectors of cows and general traders. When Lord Shri Krishna incarnated himself in Vrindavan, he took pleasure in becoming a son of a Vaishya family. इसलिए जब ब्रज की कथा आती है तो हमें केवल कृष्ण ने वृंदावन में क्या लीला की है वो समझने से ज्यादा जो सोचना चाहिए कि वृंदावन में भगवान किसके पुत्र बने. क्षत्रिय का घर छोड़ के भगवान वैश्य के घर में जाके रुके, क्योंकि कृषि गोरक्षा वाणिज्य चला था. जहाँ पे गाय होती है, जहाँ पे खेत होता है, वहाँ पे भगवान दिखाते हैं कि दिस इज वेयर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स मस्ट बी टॉट टू यंग चिल्ड्रन at least. Therefore, he used to tend all the cows. Balram used to tend the land, till the land. And therefore, God's gifted professions for mankind are agriculture and cow protection. Gifted, भगवान ने दिया है आपको, ये लीजिए gift. Trade is only meant for transferring surplus produces to places where the produce is scanty. But when the traders become too greedy and materialistic to take to large-scale commerce and industry and allure the
poor agriculturists to unsanitary towns, industrial towns with false hope of earning more money. The industries and capitalists do not want the farmer to remain at home. ये सत्य हो रहा है। सारे जगह में किसानों को बोल रहे हैं कि किसान छोड़ के जा रहे हैं गाँव, और ये सारे के सारे खेत वापस ये कैपिटलिस्ट के हाथ में जाने वाले हैं। और वो एग्रीकल्चर को नोबल प्रोफेशन नहीं मानते, वो उसको कमर्शियल एक्टिविटी मानते हुए वो जिस प्रकार से उन्होंने नीचे के प्रकृति के अंदर के जो आसुरी संपत्ति से उन्होंने शोषण किया है, अभी वो जमीन के ऊपर का शोषण करने को शुरू हो चुके हैं। नीचे खत्म हो गया सब कुछ, नीचे की आसुरी संपत्ति समाप्त हो चुकी है। अभी वो सोच रहे हैं कि जमीन का जो सतह है, सॉइल है, उसका शोषण करेंगे। ये शोषण करते हुए वो यही सोचते हैं क्योंकि हम जीने वाले नहीं लंबा, और ना कोई लोग जीने वाले हैं लंबा, ना कोई दूसरा जन्म है, इसलिए जितना कुछ मिला है उसको कंट्रोल करो, उसको एक्सप्लॉइट करो, उसको एंजॉय करो, और अगला जन्म है ही नहीं। अगर इनके हाथों पड़ गए कृषि, तो ये बड़ा डेंजरस प्रोफेशन बन जाएगा। So just as cows have become instinct, they want cows to go so that tractors will come, fertilizers will come. Bullocks want to go, they want the tractors and everything to come, and they want everything without intervention of person. अमेरिका में कोई आदमी नहीं खेती करता है, वो सारी मशीन्स करते हैं। इसलिए वहाँ पे कॉर्न बहुत सस्ता बिकता है, सभी चीज़ में कॉर्न जाता है, कॉर्न स्टार्च का आप कुछ भी खरीदो उसमें कॉर्न स्टार्च बहुत सरप्लस है। एक ही चीज़, बहुत सारे ग्रेन्स लोग फेंक देते हैं। These are all genetically modified seeds, जो एक बार बीज आता है उसमें बीज नहीं आता उसमें। सोचिए कहीं कहीं किसके पास बर्गर रखे हुए हैं। अमेरिका में बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बर्गर्स रखते हैं जो मिलते हैं उनको बड़े बड़े आउटलेट्स में, 10-10, 12-12 साल तक वो डिकम्पोज नहीं होते। आप सोचिए अगर आप पेट में जा रहा है वो बर्गर और डिकम्पोज नहीं हो रहा है, तो इट इज सिटिंग देयर like a time bomb ticking. Therefore, the more we come out of, the more we indulge in the Asuri systems of economy, or we subscribe unknowingly, हम देखते हैं कि situations are going to become more difficult, and people are going to become more distracted from suffering, because most of the energy will go to fuel the asat of the Asuric economy. और प्रॉब्लम कहे कि nobody can produce rice and wheat in big iron factories. The industrialist goes to the villages to purchase food grains. He is unable to produce in his factory. The poor agriculturist advances from the capitalist and sells his produce at lower price. Hence, when the food grains are produced abundantly, farmers become financially stronger, and thus the capitalist becomes morose and unable to be exploited. ये एक सुंदर वर्णन जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, और बहुत ही रिलेवेंट सिचुएशन है हमारे जीवन में। और इसको जब तक हम इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र में नियम और बहुत सारे ऐसे विधान दिए गए हैं, ये कोई म्यूजियम के लिखित ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं है। इसको जीवन में जीने का अवसर मिला है, इसलिए वो जीवन का काल मिला है। वो जीवन काल में ये सब कुछ करने के लिए आपको सुनाया जाता है। दिस इज नॉट फॉर अ म्यूजियम इंस्ट्रक्शन कि इसको अच्छी तरह से रखेंगे। आपके घर में गीता है, भागवत है, वो बहुत अच्छी तरह से रखा गया है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। The deities are beautifully decorated at home, but the bhog which is coming so asuric. The ingredients for the bhog are so asuric and so violent that we cannot think how Krishna would accept them. Packaged foods, genetically modified, और बीज को ही आपने मॉडिफाई किया है, इतना शोषण करके जो धान बना है। It is not only displeasing to Krishna, it is disturbing for our health, and it is distracting our spiritual inclinations, killing them, slow poison, very slowly and slowly.
It's time to rethink as a whole community, as a whole humanity. If we are conscious or Krishna conscious, first conscious, then Krishna conscious, because first you have to seek nature, which is Krishna's Prakriti. Then you understand, oh, this is Krishna's Prakriti. But you are not aware of Krishna's Prakriti only, then how can you become Krishna conscious? Consciousness first, then to understand whose consciousness. Oh, Krishna consciousness. Krishna's consciousness. When you understand this consciousness of Krishna, then your conscience does not allow you to do anything which is against Krishna's consciousness. But I am not conscious. But I am superficially Krishna conscious. Without knowing Krishna's instructions, without practicing them daily. What is going to happen? Unconsciously Krishna conscious. Or I would say rather, Krishna unconscious. But with the externals of Krishna conscious. Everything looks the same. दो जो आप खाने के लिए ले आते हो वो सब सेम रहता है, दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम है. The economics, the consciousness of the economics is directly connected to the consciousness of our existence. The more we become asat oriented economically, the more we become asat oriented spiritually. The spirituality, our economics is very closely connected to our life. In fact, it has become our life. It has become 60% of our time. Can you imagine? And slowly, if it becomes 100%, 80%, they are going to help these Asuri people more. So someone is asking, I'll stop here. Deepika is asking that what is Asuri Shakti in English? It's called demonic and evil energies. It is there in the 16th chapter of the Bhagavad Gita. What is Asuri Shakti? What are the exactly? They think this is all mind, dominion of nature, and that's all they all, and they want to control it and exploit it. There is a nature, the 16th chapter. So any questions? किसी को प्रश्न है और प्रश्न नहीं है तो फिर we can end. Hare Krishna, Prabhuji. Can I ask one question? Yes, Amir Prabhu. Prabhuji, you mentioned different types of energy. Just one question was of solar energy, where the world is now gradually moving. So just would you like to throw some light, Prabhuji, on if solar energy comes, how would the scenarios change? Because that was not there before in our Indian culture. Thank you. Solar energy again would require production of solar panels, which ultimately depends on petroleum energy only. So solar energy again is not a perpetual or a solution. In fact, decreasing our energy needs to the level of Sat is the ideal energy solution. We don't need energy. We need the consciousness to know whether we really need energy or not this much. So we need we need to understand the human energy, why it is needing so much of energy. आपको इतनी ऊर्जा क्यों चाहिए, जबकि सारी ऊर्जा आपको बुल द बेल देता है. We don't need much more than what God has given in form of the nature. If you can capture the Suraj Shakti, the ideal way to capture the solar energy is to capture that in the form of your grains and your tree cover and everything. The more you capture the solar energy in the form of this dried woods and everything, this is what is energy all about. What is solar energy? आपके पास सूखे लकड़ी के टुकड़े हैं, आपने यूज कर दिया फ्यूल के लिए, आपने उसको जला के एनर्जी क्रिएट कर दी. You don't need much more energy than dried wood. So that solar energy is already available in our Shastra.
but then you have to use petroleum to make the solar panel. Then you have to again recharge the batteries, again a mechanical and electrical and another cycle. And you say this is all sustainable because you have lost oil now. आपको oil समाप्त हो रहा है. You cannot drag on oil unlimitedly. Another crisis is going to come. Oil crisis. तब तो सोलर पैनल आ जाएंगे. सोलर पैनल बनाने के लिए भी ऑयल लगेगा, पेट्रोल लगेगा. इट्स नॉट कमिंग. सोलर पैनल इज नॉट लाइक समथिंग दैट यू आर घास के पत्ते लगा रहे हैं, आप उससे एनर्जीज आप ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं. So again, it is all artificial. Again, it will not survive. Again, there will be some problems of dumping the solar waste. Nuclear waste disposal, solar waste disposal are crisis for humanity. Because again, they are petroleum generated extracts. Thank you, Prabhu. Very good. All the cement buildings are anti-nature. There cannot be planned growth. Again, cement buildings will grow up बोलते थे कि इतने बड़े-बड़े skyscraper में रहे हम लोग. आज हम बैठे-बैठे skyscraper में लेक्चर दे सकते हैं. परंतु जब तक भूमि पे नहीं आएंगे, then that means the minimum space or the space which is required, and that building also should actually gel with the nature. The amount of cement waste, amount of again the cement which is coming from mining, huge amount of cement. You have to mine the sand, mine the cement producing material, sandstone, lime. It's a huge amount of energy and asar. That means the city life is again on asat only. Somewhere the devotees or all the conscious people are changing. Many people are changing that kind of life, but they're learning first and then changing. Everybody knows ultimately this is the life of Sat that everybody wants to live. But very few take courageous steps. हरे कृष्ण. तो आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं. और प्रभु जी. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Yes. Thank you for the self-awareness class. Prabhuji, I was just thinking, that in ancient times and like South India and all, and many other places, there are such beautiful big temples are built. And I was just thinking that that time there was no cranes or anything used, no machines. And how, like you rightly pointed out about the bull power and the horse power, etc., and how they were carrying all these big So we use stones elephant and yes, we use elephant. Okay. There were huge elephants, which therefore you see that elephants are given very prominent positions in our temple architecture. Not because India was like elephant friendly nation, because elephants contributed a lot to the temple architecture. They actually brought all the boulders very I would say efficiently. So animals were also used, but not like the way they were exploited, but they were utilized in the right means. Right now we have to conserve these elephants because people come for their tusk. So human beings are so unintelligent. They don't want to take the elephant energy. They want to take the tusk for decorating something asat. So elephants were used in temple architecture for moving boulders and putting in place. If you see, आप देखेंगे Angkor Wat का temple है, विष्णु मंदिर, Cambodia में. It has got unlimited amounts of stone, and all of that whole architecture is based on stone and limestone and lime. Stone and lime are only used. And if you see, the bonding element also was natural lime. There was no artificial element, and still they are surviving, and they will survive for more centuries. Human beings are there to destroy it, but nature also cannot destroy, but human beings will destroy temples. So the greatest danger to humanity are humans. Asat, asuric powers, and therefore the Mahabharata is simply
the conflict between Asuri and Devi Shaktis. The more positive energies come stronger, the more negative energies will become less powerful. So, as if a student of architecture and interior design and everything, a lot of there is there in Vastu and Shilpa Shastra. But you study a lot and research into this and make it mainstream. Yes. Thank you, Prabhuji. Thank you. So I thank you everybody for the kind attention and participation. Hare Krishna. See you next Sunday.